नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी की खास पेशकश जिसका नाम है सिटी सेंटर। मैं हूं आपके समक्ष आदित्य झा, स्वागत करता हूं आपका इस बुलेटिन में। और अलवर से एक बड़ी खबर आ रही है जो कि बेटी की शादी नहीं होने से परेशान पिता ने आत्महत्या की है। जहर खाकर आत्महत्या बेटे ने की है। एनईबी थाना इलाके के रणजीत नगर का ये पूरा मामला है, जहां पर हम आपको बता रहे हैं बेटे की शादी नहीं होने से परेशान पिता ने आत्महत्या की है और जहर खाकर आत्महत्या की है क्योंकि बेटे की शादी नहीं हो रही थी। एनईबी थाना इलाके के रणजीत नगर का ये पूरा मामला है। तो बेटे की शादी नहीं होने से परेशान पिता ने आत्महत्या की है, जहर खाकर आत्महत्या की है। और एनईबी थाना इलाके के रणजीत नगर का ये पूरा मामला है। तो एनईबी थाना इलाके का रणजीत नगर का पूरा मामला है, जहां पर बेटे की शादी नहीं होने से परेशान पिता ने आत्महत्या कर ली है। और कैसे किया आत्महत्या उसकी भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि जहर खाकर बेटे के शादी नहीं होने की वजह से पिता ने आत्महत्या की है। और जाहिर सी बात है कि कोई भी पिता जो है वो बड़ा ही चिंतित रहता है कि शादी नहीं हो रही है। अब क्या इसके पीछे का क्या कारण था, प्रेम प्रसंग का कारण था कि क्या कारण था कि ऐसा कुछ हुआ कि जहर खाकर आत्महत्या करनी पड़ी पिता को जब बेटे की शादी नहीं हो रही थी। और जैसा कि हमने आपको बताया है, अलवर की पूरी घटना है जहां पर बेटे की शादी नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से पिता ने जहर खाकर आत्महत्या की। हमारे साथ संवाददाता मुदित कौर जुड़ गए हैं जिनसे हम बात करेंगे। मुदित, क्या है पूरा मामला? आखिर क्या ऐसा हुआ कि शादी नहीं हो रही थी और पिता ने जहर खा लिया? ये पूरा मामला क्या है? जी बिल्कुल, अलवर के एनईबी थाना क्षेत्र का मामला है। अलवर शहर का ये मामला है जहां पर एक युवक था जिसकी पूर्व में शादी हुई, लेकिन वो किन्हीं कारणों से तलाक हो गया था। और तलाक के बाद से लगातार उसका पिता उसको बार बार यही कह रहा था कि आप शादी कर लें, और बेटे को लगातार शादी करने के लिए कह रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी वह लड़का इस बात को तैयार नहीं हुआ कि शादी हो और घर में किसी तरह की समस्या पैदा हो, क्योंकि पूर्व में उसका तलाक हुआ था और गृह कलेश के चलते वो काफी परेशान था। लेकिन पिता की लगातार इच्छा यही थी कि बेटे की शादी हो, इकलौता बेटा था तो वो चाहते थे कि लगातार उसको प्रयास कर रहे थे, शादी करने के लिए फोर्स कर रहे थे। लेकिन शादी के लिए जब वो प्रयास कर रहे तो कई लड़कियों का नहीं मिलने के चलते, शादी नहीं होने के चलते वो काफी उस बात को लेकर के परेशान नजर आया। और उसने अचानक से बेटे को जब कहा तो बेटे ने कहा कि लड़की मिलेगी जब भी तो शादी करूंगा। तो लेकिन उसके बाद जब ये वर्ड उसने सुने बेटे के, तो उसके बाद उसने गुस्से में आकर के जहर खा लिया। और मुदित, इस बेटे की जिनकी शादी नहीं हो रही थी, मुदित, क्या उम्र थी इनकी जिनकी शादी नहीं हो रही थी? क्या उम्र बताई जा रही थी कि पिता जो इतने परेशान हो गए? जी, बेटे की उम्र करीब 32 साल है और वो मजदूरी का कार्य करता था। और जो पिता है वो लगातार उसको बस शादी के लिए ही बार बार कहता था कि आप शादी करें। लेकिन इस बात को लेकर के बेटा और पिता में भी कई बार इस बात को लेकर झगड़ा हुआ था कि वो नहीं चाहता था कि अभी शादी हो, क्योंकि हाल ही में अभी उस युवक का तलाक, सचिन का युवक का तलाक होकर चुका था। और तलाक होने के बाद से ही वो इस बात को लेकर परेशान था कि किसी तरह से गृह कलेश नहीं हो और तलाक की दोबारा नौबत नहीं आए। लेकिन वो अपने पिता को लगातार समझा रहा था, लेकिन वो चाहते थे कि किसी भी तरह इसकी शादी हो जिससे कि इसका पालन पोषण और परिवार चल सके। और इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर के वो लगातार उसको समझा रहे थे। लेकिन आज जो मामला जब सुबह सामने आया है, जब मृतक के जो भाई हैं उन्होंने जब पूरी घटना की जानकारी दी, तो उसके बाद ये बात साफ हो गई कि जो परेशानी थी वो मुख्यतः यही थी कि वो दोनों पिता पुत्र एक साथ रहते थे और पिता पुत्र के साथ रहने के दौरान ही उस बेटे की शादी नहीं होना और उसका शादी नहीं होने के चलते देरी से आना घर में और पिता को समय नहीं देना, इस बात को लेकर के वो काफी नाराज थे। और इसी बात को लेकर ही उन्होंने जहर का सेवन किया और उसके बाद चिकित्सालय पहुंचने के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है मुदित, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और अगली शहर सीकर की ओर ले चलते हैं आपको। सीकर में प्रसूता की मौत को लेकर निजी सरोज हॉस्पिटल के बाहर शव रखकर परिजनों का धरना दूसरे दिन भी जारी है। जी आपने सही सुना है, परिजनों ने निजी अस्पताल के चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों ने 50 लाख के मुआवजे सहित बच्ची की शिक्षा का खर्च उठाने की मांग भी की है। उधर अस्पताल के बाहर चल रहे धरने के विरोध में जिले का जो चिकित्सक संघ है वो उतर चुका है। चिकित्सकों ने सुबह 10 बजे से निजी हॉस्पिटल में कार्य बहिष्कार किया है और चिकित्सकों का कहना है कि मानसिक दबाव में काम नहीं कर सकते हैं वो। साथ ही चिकित्सकों ने शव रख प्रदर्शन गैर कानूनी को इस पूरे प्रक्रिया को करार दिया है। मामले को लेकर चिकित्सकों ने कलेक्टर से भी वार्ता की है
और चिकित्सकों ने अस्पताल के सामने से धरना हटाने तक कार्य बहिष्कार का ऐलान किया है। उधर धरने की सूचना पर भारी तादाद में पुलिस, जाब्ता और जिला प्रशासन के अधिकारी तैनात हैं। आपको बता दें कि मामले को लेकर परिजनों, चिकित्सकों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच कई दौर की वार्ता चल चुकी है। देर रात सीकर सांसद अमराराम भी धरना स्थल पर पहुंचे थे। हम कल दोपहर 2:30 बजे से लेके यही प्रयास में थे कि जो दुर्घटना घटी है उसका निपटारा जल्दी से जल्दी हो, और हम चाह ये रहे थे कि जो डेड बॉडी रिलेटिव्स ने वहाँ पे रखी हुई है, क्योंकि डेड बॉडी के भी अपने अधिकार होते हैं, और साथ ही साथ कानून बना हुआ है कि आज के दिन कहीं पर भी डेड बॉडी रख के आप कोई प्रदर्शन नहीं कर सकते, ना ही आप किसी हॉस्पिटल या इस तरह की जगह के आगे आके कोई इस तरह का धरना प्रदर्शन कर सकें। इसके साथ ही साथ हमने लगातार प्रशासन से भी ये कहा है कि यदि कहीं पर भी हमारा हॉस्पिटल या डॉक्टर गलत पाया जाता है, अब बॉडी का पोस्टमार्टम करवाइए, और न्यायालय जो फैसला देगा हम उसको मान्य करेंगे। और वहीं चूरू की अगर आपको बात बताएं तो चूरू में पानी, बिजली सहित कई समस्याओं को लेकर आरएलपी कार्यकर्ताओं प्रदर्शन उनका जारी है। आरएलपी कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष की अगुवाई में प्रदर्शन करते हुए एसडीएम के सामने पीड़ा सुनाई है। इस दौरान भारी तादाद में आरपीएल कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। साथ ही इस समस्या का समाधान नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। इस दौरान आरएलपी नेता सांबरमल जाखड़ ने कहा है कि रूपलीसर पंचायत के ग्रामीण साल 2019 से खेल ग्राउंड की मांग कर रही है, और गांव में खेल ग्राउंड की ज़मीन होते हुए भी प्रशासन की ओर से अब तक खेल ग्राउंड नहीं काटा गया है। साथ ही ढाणी देगा गांव में नरेगा कार्य बंद पड़ा है। प्रशासन से बार बार गुजारिश करने के बाद भी नरेगा कार्य शुरू नहीं किया गया है। हम आपको बताते चलें कि धड़सीसर गांव के जेएसएस के तहत करीब 1 दर्जन से अधिक गांव शामिल हैं। जेएसएस के तहत आने वाले गांव में बिजली की समस्या बनी हुई है और 3 सालों से लगातार समस्या को लेकर आंदोलन किया गया है, पर अधिकारियों के आश्वासन के सिवा कुछ उन्हें नहीं मिला है। उधर मेलुसर बिकान पंचायत के रूपचंद सारण ने कहा है कि कुछ वक्त पहले मुलेसर पंचायत के किसानों का बीज वितरण किया गया था, जो पूरी तरह निःशुल्क थे, लेकिन अधिकारियों की ओर से किसानों से प्रति किसान 1000 की वसूली की जा रही है। प्रशासन से शिकायत के बावजूद अब तक किसानों को पैसे वापस नहीं दिए गए हैं। इसके अलावा मेलुसार बिकान पंचायत में पानी की समस्या को भी गंभीर समस्या लिया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि जल जीवन मिशन के तहत पंचायत में डाली गई पाइपलाइन में भ्रष्टाचार हुआ है। जन सुनवाई में तो क्या है कि आरएलपी पूरी टीम है, पूरे सदारसर तहसील की पूरी टीम ने आज एक लाइट और पानी की जो सड़कें हैं, कहाँ भी कोई शमशान की बाउंड्री है, खेल ग्राउंड है, जो बच्चों के खेल ग्राउंड की बात चले तो कोई सरपंच को नहीं ध्यान देता है, न कोई पंचायत समिति में कोई ध्यान देता है। आज 2019 से मेरे गांव का खेल ग्राउंड की बात चल रही है, 2019 से लगातार आज 2024 चल रही है, अभी तक कोई। आरएलपी पार्टी हमेशा से ही ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के मुद्दे उठाती है और सड़कों पे हकीकत में संघर्ष करती है। इनकी जो जन सुनवाई है, ढोकलेबाजी है, इनका आज पर्दाफाश किया है। पिछले कई दिनों से हम ज्ञापन के माध्यम से इनको अवगत करवा रहे हैं। गांव में बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, आवारा पशुओं को पानी की बहुत बड़ी समस्या है, उनको उनकी व्यवस्था की जाए, और लाइट पानी की समस्या है वो भी हल की जाए। 3 जीएसएस स्वीकृत हुए। देखिए, लगातार हम तो जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर हमेशा जनता के बीच रहते हैं। एक सरकार नई गठन हुई, पिछले कार्यकाल में कांग्रेस सरकार थी। हम लगातार मांग कर रहे हैं, जो जीएसएस स्वीकृत थे, किसानों को परेशानी हो रही है, गढ़सीसर जीएसएस हो या फिर वो 3 जीएसएस और स्वीकृत हुए सदारसर विधानसभा में, उन जीएसएसों का काम शुरू करना हो, स्कूलों की सुविधा सुधारना हो, पानी की व्यवस्था नहीं है, आवारा पशुओं की समस्या है, शमशान भूमि में दीवार गिरी पड़ी है, शमशान भूमि व्यवस्था है। इस मांगों को लेकर आज हमने जिला कलेक्टर महोदय के नाम से जन सुनवाई कार्यक्रम में हिस्सा लिया है और आरएलपी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी पहुंचे हैं। और वहीं भीषण गर्मी के बीच बालोतरा शहर में पेयजल संकट गहराता ही नजर आ रहा है। पिछले कई महीनों से आपको बता दें, अनियमित पानी की सप्लाई के चलते लोगों में भयंकर रोष है। शहर के कई वार्डों के लोग पीएचईडी दफ्तर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान लोगों ने अब अधीक्षण अभियंता का घेराव कर वक्त पर पेयजल की सप्लाई करवाने की मांग भी की। बालोतरा में पोखरण फलसूंड बालोतरा सिवानी पेयजल योजना से मीठा पानी की सप्लाई होती है, लेकिन पाइपलाइन बार बार लीकेज होने से नियमित पेयजल की सप्लाई बाधित हो रही है।
वार्ड वासियों का आरोप है कि टैंकरों से भी पानी की सप्लाई नहीं की जा रही है। अधिकारी सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं, ना ही टैंकरों से आपूर्ति की जा रही है, ना इस पर ध्यान दिया जा रहा है। पानी की 20 दिन से पानी नहीं आ रहा है, बीच में एक बार आया, ढंग से नहीं आया। और कल हमारी सप्लाई खुली थी, 1 घंटा सप्लाई खुली, उसके बाद बंद हो गई। बंद होने के बाद मैंने महेंद्र को फोन किया, महेंद्र ने बोला पाइप लाइन टूट गई है, बस इतना सा मेरे को बोला, फिर मैं शांत हो गई। कितने टाइम से आ रही है? ये कम से कम 3-4 महीने से आ रही है पानी की समस्या। हाँ, आ रही है, 3-4 महीने से आ रही है। अभी अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया? अभी अधिकारी भाई शांत रहो, एक एक सुनाओ। पब्लिक है तो सब साथ में बोलेगी, इसमें क्या बड़ी बात है। मिला के समस्या का समाधान नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ है। वार्ड नंबर 15 और 12 मिक्स दोनों, एक तरफ एक गली के एक तरफ 15 लगता है, एक तरफ 12 लगता है। और हमारी चेयरमैन सभापति है ना, वही वार्ड की मेंबर है। वार्ड मेंबर को भी हम बोल चुके हैं बार बार पानी की समस्या के लिए। वो बोलते कल आएगा, परसों आएगा, लेकिन समस्या पानी नहीं आ रहा है। पानी हमारे घर पे 20 दिन से नहीं आया है, और हमारे पड़ोस वाली गली में 20 दिन के अंदर 3 बार पानी आ गया है, और पूरी रात पानी चलता है। जबकि हमारे पास वाली गली में हम शिकायत कर चुके हैं कि पानी नहीं आ रहा है, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं हो रहा है। तो मॉनसून जो है जल्द दस्तक देने वाला है। इसी के तहत सभी बांधों की मौजूदगी, स्थिति और उनकी मजबूती की परीक्षा एक बार फिर होने जा रही है। चंबल नदी पर बने चारों बांधों पर जल्द ही कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएंगे, जिसके चलते और जिसके तहत जल संसाधन विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। चंबल नदी पर बने बांधों की मौजूदगी स्थिति के मद्देनजर आगामी दिनों में पानी की आवक को देखते हुए जिला प्रशासन भी सतर्क मोड पे है। मानसून मेहरबान रहेगा तो नदी के चारों बांधों से होने वाले पानी की आवक जो है वो खतरे के निशान पर आती रहेगी। क्या सुविधाएं बरतनी है, इसको लेकर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। चंबल नदी पर बने सबसे बड़े बांध यानी गांधी सागर, महाराणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज पर स्टाफ को अलर्ट कर दिया गया है। बिल्कुल वो अलर्ट मोड पर वहां पे नजर आ रहे हैं। कोटा बैराज और जवाहर सागर बांध की उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है। ऐसे में दोनों ही बांधों पर मरम्मत की ज़रूरत है, लेकिन टेंडर होने के बावजूद अब तक कार्य शुरू नहीं हो सका है। क्या है चंबल नदी पर बने बांधों की मौजूदा स्थिति और क्या कदम उठाए जा रहे हैं? मानसून से पूर्व एनडीटीवी की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। मानसून दस्तक देने जा रहा है और ऐसे में राजस्थान में किस तरह की बरसात होगी, इसको लेकर सभी टकटकी से इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन चंबल नदी पर बने जो बांध हैं उनकी स्थिति क्या है, क्या मानसून को लेकर तैयारी है, ये तमाम चीज़ें जो है एक बार फिर जो है इस पर बात की जा रही है। क्योंकि कोटा बैराज पर हम खड़े हैं और चंबल नदी पर जो बांध बने हैं, गांधी सागर, महाराणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज, इन बांधों पर जो है मानसून के दिनों में दारोमदार रहता है। पानी के संचय के साथ साथ अगर ज़्यादा बारिश हो जाती है और पानी की आवक ज़्यादा हो जाती है, तो क्योंकि कई बार जो है बाढ़ जैसे हालात भी बनते हैं। ऐसे में जो है जल संसाधन विभाग की क्या तैयारियां हैं, किस तरह से उन्होंने अभी के लेवल के हिसाब से अपनी तैयारियां कर रखी है, और जब चंबल पर जो बांध बंधे हुए हैं उनका क्या हाल है। क्योंकि कोटा बैराज बहुत पुराना बांध है, 50 साल से ज़्यादा इसको समय हो चुका है। ऐसे में इसकी जो म्याद है उसको लेकर भी सवाल खड़े होते हैं, मजबूती को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं। और जैसे ही मानसून का मौसम आता है तो कोटा बैराज पर सबकी निगाहें टिक जाती है। जल संसाधन विभाग के अधिकारी मेरे साथ नीचे हमारा जवाहर सागर और कोटा बैराज तो क्या है, बैलेंसिंग रिजर्वायर है। इसमें तो कोटा बैराज में तो हमेशा पानी अपने को फुल लेवल पे रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से एक तो पीने का जो और थर्मल का पानी जो है उसको मेंटेन करने के लिए लगातार रखना पड़ता है। और राणा प्रताप सागर में भी लगभग अभी 68% या 69% पानी कैपेसिटी का उपलब्ध है। और तैयारियों का जहाँ तक सवाल है वो हमें जो भी है, क्योंकि कोटा जो बैराज और राणा प्रताप सागर लगभग 60 वर्ष से 65 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, जो कि उनकी स्थिति और काफ़ी लंबे अरसे से इन पर कोई बजट उपलब्ध नहीं हुआ था। अभी जो है डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवेशन प्रोजेक्ट जो ड्रिप्स के द्वितीय फेज़ के तहत 44.26 करोड़ का बजट कोटा बैराज को उपलब्ध कराया था, जिसमें कि क्योंकि इनके गेट जो 19 रेडियल गेट हैं, 19 रेडियल गेटों के क्योंकि उसमें काफ़ी पुरानी चद्दर हो चुकी हैं, तो इनका आगे और पीछे जिंक मेटलाइजेशन, उसके साथ साथ रबर सील और इनके रस्से भी बदलने का प्रावधान लिया गया है। और इसके अलावा इसमें जो है बरसों पुराने जो हैं स्लूज गेट हैं आगे और पीछे लगे हुए हैं, जो कि डिसिल्टिंग के काम आते हैं, वो भी 1986 से ऑपरेटिव नहीं है, उनको भी बदलने का कार्य लिया गया है।
और इसमें कि स्काडा सिस्टम से इसका कंप्लीट ऑटोमेटिक जो है संचालन का भी प्रावधान लिया गया है। और एक गैंट्री क्रेन भी इसका जो है कोटा बैराज बनी थी उसी समय की है, जो भी 65 वर्ष पुरानी हो चुकी है, वो भी काफ़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, जो किसी भी समय में अपने को धोखा दे सकती है। वो सारे प्रावधान लेते हुए निविदाएं विभाग द्वारा आमंत्रित की गई थी और विभाग द्वारा जो निविदाएं आमंत्रित की गई थी उसमें अभी कोई भी सफल संवेदक आया नहीं है और इसकी शीघ्र ही दोबारा निविदाएं आमंत्रित कर और इसके कार्य कराए जाने का प्रावधान है। तो कोटा बैराज उस कार्य के संपादन के बाद लगभग ये मान लीजिए कि अगले 50 वर्ष के लिए वापस जीवित होने की पूरी संभावना है। और कोटा की लाइफलाइन है, कोटा ही नहीं अपितु यहाँ से बूंदी और आपके जो पूरे संपूर्ण कोटा के लेफ्ट राइट बैंक पे भी इसकी जो है पीने के पानी की और थर्मल की वाटर सप्लाई काफ़ी कुछ इसके ऊपर डिपेंड है। तो बांध लबालब होंगे, मानसून अच्छा रहेगा। इस बीच जो है जल संसाधन विभाग की तैयारियां हैं वो भी पूरी तरह से मुकम्मल है। चंबल नदी पर जो चारों बांध बने हुए हैं, गांधी सागर सबसे बड़ा बांध है, वहां से जब पानी की निकासी बड़ी मात्रा में की जाती है तो कोटा बैराज से डाउन स्ट्रीम वाला जो इलाका है वहां पर बाढ़ का खतरा हो जाता है। विभाग ने पूरी तैयारियां कर रखी है, किस लेवल पर कितना पानी कहाँ कौन से एरिया में जा सकता है, कहाँ पर खतरा हो सकता है, उन तमाम चीज़ों की एक्सरसाइज की जा रही है। 2-4 दिन बाद जो है कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया जाएगा। मानसून का इंतज़ार बेताबी से है और हाड़ौती, क्योंकि लगातार यहाँ पर जो धान और जो दूसरी फसलें हैं वो बम्पर पैदावार यहाँ पर होती है, तो किसान भी इंतज़ार कर रहे हैं। तो वहीं सरकार और महकमे ने भी अपना इंतज़ाम पूरी तरह से कर रखा है। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी। और वहीं अगर आपको बात बताएं डीग की, तो डीग में सीएम भजनलाल ने शहीद जीतराम गुर्जर की प्रतिमा का अनावरण किया है। इस दौरान सीएम ने शहीद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है। सीएम ने 132 केवी ग्रिड सब स्टेशन का लोकार्पण भी किया। समारोह के दौरान ऊर्जा राज्य मंत्री, गृह राज्य मंत्री सहित कई जनप्रतिनिधि भी वहां पर मौजूद रहे। समारोह में भारी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया, आप तस्वीरों में भी देख पा रहे होंगे। सीएम भजनलाल ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा है कि राजस्थान वीरों की धरती है। यहाँ के वीर सपूतों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया है। उन्होंने कहा है कि पुलवामा हमले का सैनिकों ने मुंहतोड़ जवाब दिया था, जबकि प्रदेश में पूर्ववर्ती सरकार ने शहीद वीरांगनाओं और उनके परिवार के साथ अपमानजनक सलूकी की है। वही हमारे सरकार शहीद के परिवारों की हर संभव मदद के लिए तैयार है। इस दौरान सीएम ने शहीदों के सम्मान में अस्पताल, स्कूल और संस्थान का नाम रखने की घोषणा भी की है। साथ ही उन्होंने आश्वस्त करते हुए कहा है कि शहीद जीतराम राजकीय महाविद्यालय भरतपुर के नामकरण में भी सुधार किया जाएगा। साथ ही सीएम ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार किसान और गरीब तबके के हित के लिए प्रतिबद्ध है। और सीएम ने यह भी कहा है कि राज्य सरकार गेहूं के एमएसपी पर 125 रुपए का बोनस फसली ऋण वितरण योजना के तहत 10,000 करोड़ का ब्याज मुक्त फसली ऋण मुहैया करवाने और 41,137 नए किसानों को ऋण मुहैया करवाने के लिए अहम कदम उठाए हैं। हमारी सरकार ने 90 दिनों में संकल्प पत्र के करीब 45% वादों को पूरा किया है, जबकि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में बिजली पानी का संकट बना रहा था। सीएम ने कहा है कि किसानों को बिजली बिलों में 8,000 करोड़ का अनुदान और 50,000 से ज्यादा किसानों के खेतों में सोलर पंप लगाने की मंजूरी देने का फैसला किया गया है। वहीं आबोहवा को लेकर सीएम ने कहा है कि मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत 7 करोड़ पौधा में से 3 करोड़ पौधे लोगों को रियायती दर पर मुहैया कराए जाएंगे। वहीं 3 करोड़ राजकीय भूमि और 1 करोड़ ओरण और चारागाह भूमि पर पौधे लगाए जाएंगे। उस दौरान उन्होंने लोगों से आह्वान करते हुए कहा है कि पर्यावरण संरक्षण की मुहिम में अपनी भागीदारी जरूर दें। और मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारी सरकार को पिछले दिन आपने देखा होगा 90 दिन काम करने का मौका मिला था, आचार संहिता लग गई, लेकिन 90 दिन में हमने जितना काम किया वो आपके सामने है। और अब हम यहाँ से कहना चाहते हैं, यह बस हमारा पानी और बिजली के लिए है। हमने कहा है चाहे हमारी ERCP की योजना हो या हमारी यमुना जल की योजना हो या हमारा इंदिरा गांधी नहर से हमारा बाकी पानी आने वाला हो, उसको भी हम लेकर के आएंगे, या हमारी नर्मदा की स्कीम हो या माई डैम की स्कीम हो या हमारा माई डैम के माध्यम से हमारे जाल और सिरोही जैसे ऐसे क्षेत्र जहां पानी की आवश्यकता है उनको भी करने का काम हमारी सरकार करेगी।
मैं आपको यही विश्वास दिलाना चाहता हूँ, किसानों के लिए लोग वादा करते हैं, लेकिन हमें किसानों के हित की बात करते हैं। और हमने जो एक एक बात हमारे संकल्प पत्र में की है, हम उसको भी पूरा करेंगे। आपने देखा होगा, हमने कहा था किसानों की सम्मान निधि बढ़ाएंगे, 6,000 रुपए केंद्र की सरकार देती है, 2,000 रुपए बढ़ाने का काम हमने किया है और जल्दी वो आपके खातों में आने वाली है। यह मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। और मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूँ, हमारी केंद्र की सरकार आई, पहले दिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अगर पहला काम किया तो एक काम किया कि किसानों को 17वीं किस्त डालने का पहला हस्ताक्षर उन्होंने आते ही, पद संभालते ही किसानों के लिए घोषणा की, किसानों के उस हस्ताक्षर किए जिससे 17 करोड़ किसानों को उनकी किसान सम्मान निधि पहुंचे। हमारी सरकार ने आपसे वायदा किया था कि हम गेहूं पर एमएसपी बढ़ाएंगे, 2,275 रुपए से 125 रुपए बढ़ा करके 2,400 रुपए करने का काम गेहूं को हमारी सरकार ने किया है। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, हमने कहा फसली ऋण वितरण योजना 10,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त फसली ऋण उपलब्ध कराएंगे, वो भी कराने का हम काम कर रहे हैं। यही नहीं, 41,137 नवीन कृषकों को ऋण उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार ने किया है। 40,000 से अधिक कृषि कनेक्शन जारी करने का काम इन 2 महीनों में 90 दिन वो मिले थे और अभी 40,000 कृषि के कनेक्शन देने का काम हमारी सरकार ने किया है। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जैसलमेर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। हम आपको बता दें कि 154वीं बटालियन सीमा सुरक्षा बल के हेडक्वार्टर परिसर में सैनिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में उपराष्ट्रपति ने हिस्सा लिया। उपराष्ट्रपति ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा है कि देश ने अर्थव्यवस्था में लंबी छलांग लगाई। आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था में शुमार है। संवाद के बाद बीएसएफ डीजी ने उपराष्ट्रपति को स्मृति चिन्ह भेंट भी किया। उपराष्ट्रपति ने बीएसएफ के स्मृति चिन्ह को सिर से लगाकर स्वीकार किया है। वहीं उपराष्ट्रपति ने सभी जवानों के साथ फोटो भी खिंचवाई हैं। साथ ही सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों के साथ ग्रुप फोटो खिंचवाई हैं। और उधर उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर जैसलमेर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। सीमा पर तैनात हैं, हर पल देश को दे रहे हैं। आपकी वजह से हर भारतवासी सुरक्षित वातावरण में सोता है। आपके धैर्य और पराक्रम का परिणाम है कि प्रत्येक भारतीय निर्भय निश्चिंत होकर देश के विकास में लगा हुआ है। आपके काम की शिथिलता पूरे देश को हिला देगी। जितनी प्रगति देश में हो रही है उसके मूल में आप हैं। आप नींव का पत्थर हैं। आप शांति के दूत हैं। क्यों? आपकी वजह से भारत शांति का दूत दुनिया में है। हमने दुनिया को वो पाठ पढ़ाया है जो पाठ हमारे जहन में 5,000 साल से है। वासुदेव कुटुंबकम। हमने G20 का नारा क्या दिया? उसी आधार पर दिया। हम विश्व के लिए जीते हैं, विश्व शांति के लिए जीते हैं। और भारत की आवाज आज दुनिया में बुलंदी पर है। ऐसा पहले कभी नहीं था। तो जैसा कि आपने देखा, जगदीप धनखड़ लोगों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति का 2 दिवसीय जैसलमेर दौरा और सैनिक सम्मेलन समारोह में उपराष्ट्रपति शामिल हुए हैं। उन्होंने आप सुना कि कैसे वो बता रहे थे कि इनके वजह से यानी सैनिकों की वजह से हम सब चैन की नींद सो पाते हैं। अर्थव्यवस्था में देश ने लगाई लंबी छलांग, ये भी उपराष्ट्रपति ने कहा है। और कड़ी सुरक्षा के बीच उपराष्ट्रपति वहां पर मौजूद रहे। और वहीं आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है बूंदी से, जहां पॉक्सो कोर्ट नंबर 1 ने छेड़छाड़ मामले में अपना फैसला सुनाया है। दुकान पर पेन लेने गई नाबालिग के साथ छेड़छाड़ हुई थी और कोर्ट ने आरोपी को सुनाई है 3 साल के कारावास की सजा। आरोपी पर 80,000 का जुर्माना भी लगा है। 2023 में लाखेरी क्षेत्र में दर्ज किया गया था यह मामला, जिसका जो परिणाम है वो आया है।
तो फिलहाल सिटी सेंटर के इस खास पेशकश में इतना ही। आपको कहीं नहीं जाना है, देखते रहना NDTV राजस्थान।